Assalamu alaikum. I am Bushra Qadir from MK Preparation. In this lecture, we will discuss about Azad and Jammu Kashmir Public Service Commission Lecture Zoology Solved Paper 2019. So let's start from the question number one. The first question is that dash leads further away from the set point and cause various responses. यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा फीडबैक लूप है जो जो कि जिसमें सेट पॉइंट से फर्दर अवे जो है वो मूवमेंट होती है और वेरियस रिस्पॉन्स शो करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि दो ही तरह के फीडबैक मैकेनिज्म्स होते हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक होता है और एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव फीडबैक जो लूप होता है उसमें सेट पॉइंट में जो है कोई भी अगर सेट पॉइंट है तो उसमें फर्दर एडिशन होती जा रही होती है और इस तरह से रिस्पॉन्स जो होता है किसी भी हार्मोन का उसमें फर्दर इंक्रीज अकर होता है। तो इसलिए जो यहाँ पे क्योंकि उन्होंने कहा है कि दे लीड फर्दर अवे फ्रॉम द सेट पॉइंट, सो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो राइट है, पॉजिटिव फीडबैक लूप। इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जो है बेबी की जब बर्थ हो रही होती है उस टाइम जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज किया जाता है ताकि जो स्मूथ मसल्स हैं यूट्रस के उन पर वो एक्ट करता है और उनकी कॉन्ट्रैक्शन काज करवाता है। इस तरह से सर्विक्स जो होती है, सर्विक्स, उससे बेबी जो है वो पुश किया जाता है और स्ट्रेचिंग होती है सर्विक्स की। इस तरह से जो है क्या होता है कि फर्दर उस जब जब स्ट्रेचिंग होती है सर्विक्स की तो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन से फर्दर जो है वो स्टिमुलस मिलता है ब्रेन को कि वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो है वो ऑक्सीटोसिन को फर्दर रिलीज करे, यानी कि और ज़्यादा उसका जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो खुद ही अपना रिस्पॉन्स जो है वो दोबारा इंक्रीज करवा रहा है स्टिमुलस को। तो ये जो सिस्टम होता है इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक लूप, बिकॉज पॉजिटिव फीडबैक लूप में जो भी रिस्पॉन्स है उसमें फर्दर इंक्रीज आता जा रहा होता है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है बी, पॉजिटिव फीडबैक लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स। अब बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें पता है सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, इस तरह से फर्दर जो है वो इसके लेवल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं ये बायोलॉजिकल लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि सेल है और मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी है, इस तरह सिस्टम फिजियोलॉजी और ऑर्गेनिज्मल फिजियोलॉजी। तो ये सारे ही लेवल्स हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, इसलिए ऑल ऑफ द अबव जो डी ऑप्शन है ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एवरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम देयर इज एन ऑर्गेनिज्म ऑन विच इट कैन बी कन्वीनियंटली स्टडीड इज नाउन एज। अब ये जो एक स्टेटमेंट है कि हर एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए एक ऑर्गेनिज्म को चुना जाता है जिस पर कन्वीनियंटली स्टडी की जाती है। तो ये जो प्रिंसिपल था ये दिया था अगस्त क्रॉक ने, और अगस्त क्रॉ ने ये प्रिंसिपल दिया था, तो इस प्रिंसिपल को क्रॉ प्रिंसिपल कहा जाता है। तो इसलिए ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द बॉडी ऑफ मदर एनिमल ब्रेकिंग ऑफ एंड लेटर बिकम इंडिपेंडेंट इज नाउन एज। अब बेसिकली इस स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो है वो एक पेरेंट जो मदर बॉडी होती है, एनिमल बॉडी होती है, वहाँ उससे जो है वो एक न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, ग्रो करता है उसके ऊपर, और बाद में उससे ब्रेक ऑफ होकर लेटर जो है वो इंडिपेंडेंट बन जाता है, उस मदर बॉडी से इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो बेसिकली ये डेफिनेशन है बडिंग की। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक ऑर्गेनिजमल बॉडी है, इसके ऊपर क्या हुआ है कि जैसा कि हाइड्रा की यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, एक छोटा सा बर्ड बना है और वो बर्ड थोड़ा सा ग्रो किया और फिर वो इंडिपेंडेंट हो गया, ब्रेक ऑफ होकर पेरेंट बॉडी से ब्रेक ऑफ होकर इंडिपेंडेंट बन गया, एक इंडिपेंडेंट हाइड्रा बन गया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये डेफिनेशन है बडिंग की, तो हम जो बी ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे, बडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आर द एग्जांपल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल्स कौन सी हैं इनमें से? तो फ्रेगमेंटेशन जो है ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। फिजन भी जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, इसमें बैन फिजन भी आ जाती है और मल्टीपल फिजन भी आ जाती है। इसी तरह जो सी ऑप्शन है रीजनरेशन, बेसिकली रीजनरेशन ये होता है कि जो पेरेंट बॉडी है अगर उससे कोई पार्ट उसका लॉस्ट हो जाता है तो वो दोबारा रीजनरेट कर लेती है। तो बेसिकली ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मेथड है। तो इसलिए जो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव ये राइट है, बिकॉज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टाइप्स दी गई हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सारी ही इसमें बल्ब्स, ट्यूबर्स, बडिंग, बैंड या फ्रेगमेंटेशन, इसी तरह रीजनरेशन, क्लोनिंग, ये सारी ही टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चेंज इन अ पर्सनस डीएनए सीक्वेंस इज नाउन एज। अब डीएनए किसी भी पर्सन के जो डीएनए सीक्वेंस होता है उसमें अगर कोई भी चेंज आएगा तो इस फेनोमेना को हम म्यूटेशन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं डीएनए लैडर दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, ये एक दूसरे के साथ बाउंड बना रही हैं, हाइड्रोजन बाउंड। अगर इस जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, अगर इसमें कोई भी चेंज आ जाएगा तो वो चेंज जो है वो बेसिकली म्यूटेशन कहलाएगा। तो इसलिए बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट माइटोकॉन्ड्रियल ट्रेट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल ट्रेट से रिलेटेड है। तो हम जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है और इसमें इंडिपेंडेंट इसका डीएनए होता है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये हमेशा पेरेंट्स जो दो पेरेंट्स होते हैं उनमें से हमेशा मदर से जो है वो पास करता है चिल्ड्रन में। अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करें तो इसका इनहेरिटेंस का पैटर्न कुछ इस तरह से होता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रियल ट्रेट्स होते हैं या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है ये हमेशा मदर से चिल्ड्रन में जाता है। तो बी ऑप्शन जो है पासिस फ्रॉम मदर टू चिल्ड्रन, ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनहेरिटेड एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन ट्रेड्स आर टर्म्ड एज। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में हमसे कहा जा रहा है कि जो इनहेरिटेड होते हैं यानी कि जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं करेक्टर्स, और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ ट्रेड्स के लिए, तो हम ऐसे इस तरह की इनहेरिटेंस को क्या कहेंगे। जो कुछ तो करेक्टर इनहेरिटेंस की वजह से आए हों और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से आए हों, तो इस तरह के ट्रेड्स को हम एपिजेनेटिक्स कहेंगे। बिकॉज एपिजेनेटिक्स में क्या होता है कि डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनहेरिटेंस के लिए, जैसा कि डेवलपमेंट हो गई, इन्वायरमेंटल केमिकल्स हो गए, ड्रग्स हो गए, फार्माक्यूटिकल्स हो गए, एजिंग, डाइट, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इफेक्ट कर रही होती हैं। और इस तरह के जो ट्रेड्स होते हैं जिनके लिए इनहेरिटेंस भी इन्वॉल्व होती है और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, इनको हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो राइट है। Dash is an interaction between two genes and dash are variants of a single gene। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। एक स्टेटमेंट ये है कि इंटरेक्शन बिटवीन टू जीन्स, तो जब भी दो जीन्स के दरमियान इंटरेक्शन होता है या एक जीन जो है वो दूसरे जीन के इफेक्ट को हाइड करती है या उसको इंटरफेयर करती है, तो इस प्रोसेस को हम एपिस्टेसिस कहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में एग्जांपल देख सकते हैं, ब्राउन हेयर जीन्स जो हैं तो ये ब्राउन हेयर काज करते हैं। इसी तरह अगर ब्राउन हेयर का एक वेरिएंट हो जाए तो वो वेरिएंट जो है वो रेड कलर काज करना शुरू कर देता है, यानी कि एक जीन ने दूसरे जीन के इफेक्ट को चेंज किया है, इंटरफेयर किया है। तो इसलिए जो ये फिनोमेना होता है दो जीन्स के दरमियान इंटरेक्शन का, इसको हम एपिस्टेसिस कहते हैं। इसी तरह जो सेकंड स्टेटमेंट है कि डैश आर वेरिएंट्स ऑफ अ सिंगल जीन, तो जब भी मल्टीपल एलील्स की ये एग्जांपल है। बिकॉज मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं कि एक ही जीन के अल्टरनेटिव्स होते हैं। जैसा कि हमारे पास ABU ब्लड ग्रुप टाइप जो है ह्यूमन पॉपुलेशंस में, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट जो जीन्स होते हैं, मल्टीपल एलील्स होते हैं एक ही जीन के लिए। तो वेरिएंट्स ऑफ अ सिंगल जीन यानी कि एक जीन के दो जो वेरिएंट्स होते हैं या एक से ज़्यादा जो वेरिएंट्स होते हैं उनके लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो मल्टीपल एलील की करते हैं। तो इसलिए जो ए ऑप्शन है ये राइट है, एपिस्टेसिस एंड मल्टीपल एलील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एग्स लेड पर वीक बाय अ चिकन इज एन ऑटोसोमल ट्रेट, थस इज डैश। अब यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि जो नंबर ऑफ एग्स हैं वो पर वीक जो एक चिकन ले करता है, जितने नंबर ऑफ एग्स, वो एक ऑटोसोमल ट्रेड है। तो ये ट्रेड और इस ट्रेड को हम क्या कहेंगे, तो ये सेक्स लिमिटेड ट्रेड है। बिकॉज जैसे कि एग लेइंग का जो काम है वो एक चिकन ही कर रहा होता है, तो चिकन में से फीमेल चिकन से ये रिलेटेड है। जैसे कि फीमेल जो मैमल्स होते हैं वो फीमेल मैमल्स मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, इसी तरह जो एग लेइंग का काम है वो फीमेल चिकन करते हैं। तो ये सेक्स लिमिटेड ट्रेड है, तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ अमाइनो एसिड गिव इट्स यूनिकनेस। अब अमाइनो एसिड के कौन सा पार्ट होता है जो हर अमाइनो एसिड को एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाता है, यूनिक बनाता है। तो हमारे पास जो हर अमाइनो एसिड में जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है, अमाइनो ग्रुप भी होता है, और साइड पे एक हाइड्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन अटैच होता है। तो जो हमारे पास आर होता है वेरिएबल साइड चेन होती है, तो ये जो है वो क्या करती है कि ये हर अमाइनो एसिड को जो है वो डिफरेंट बनाती है। अब आर की जगह पर अगर एच होगा तो हम ग्लाइसिन कहेंगे, इसी तरह अगर CH3 होगा तो एलानिन कहेंगे। तो इसी तरह साइड चेंज होती है, ये जैसे जैसे चेंज होती जाती है तो हम हर अमाइनो एसिड को हम डिफरेंट नेम देते हैं। तो सी जो ऑप्शन है वो राइट है।
नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ बाउंड एग्जिस्ट इन पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज में कौन सी टाइप का बाउंड एग्जिस्ट करता है? तो जैसा कि हम जानते हैं प्रोटीन जो बनती हैं उनमें पेप्टाइड बाउंड होता है, और पेप्टाइड बाउंड जो है वाटर के रिमूवल से बनता है। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव करता है और सी और एन के दरमियान जो बाउंड बनता है उसको हम पेप्टाइड बाउंड कहते हैं। बेसिकली पेप्टाइड बाउंड टाइप है कोवलेंट बाउंड की, तो ए जो ऑप्शन है कोवलेंट बाउंड ये राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर क्लासिफाइड फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अब इनमें से हमने बताना है कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की इनमें से कौन सी क्लासिफाइड फॉर्म्स हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन जैसा कि हम जानते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन्स वो होती हैं जो दो डिफरेंट सोर्स को कंबाइन, दो डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स को आपस में जो है अटैच करने से प्रोटीन्स बनती हैं। तो अब यहाँ पे कंजुगेटेड प्रोटीन में से यहाँ पे हमें दिया हो गया ऑप्शन ग्लाइकोप्रोटीन का, लिपोप्रोटीन का और मेटालोप्रोटीन का। तो तीनों ही जो हैं ये क्लासिफाइड फॉर्म्स हैं कंजुगेटेड प्रोटीन्स की। इस तरह इसके अलावा भी हमारे पास कंजुगेटेड प्रोटीन्स होती हैं, जैसे फोस्फोप्रोटीन्स हो गई, न्यूक्लियोप्रोटीन्स हो गई, क्रोमोप्रोटीन्स हो गई, इसी तरह फ्लेवोप्रोटीन्स और मेटालोप्रोटीन्स। तो ये तीनों ऑप्शन राइट हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज जो है डी ऑप्शन ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफाइंग द थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ प्रोटीन। अब किसी भी प्रोटीन की जो थ्री डायमेंशनल शेप होती है उसके लिए क्या कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है? तो जो हर प्रोटीन का जो थ्री डायमेंशनल शेप है वो स्पेसिफाई करने के लिए जो प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसा कि यहाँ पे स्पीशी ए, बी और सी में आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है ये हर प्रोटीन को डिफरेंट बना रहा है, थ्री डायमेंशनल शेप देने के लिए हेल्प कर रहा होता है। तो ये ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 39 रेजिड्यू हार्मोन ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब 39 रेजिड्यू हार्मोन जो है ये सेकंड नेम है कोर्टिकोट्रोपिन का, यानी कि ACTH जो होता है हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा होता है कोर्टिको रिलीजिंग हार्मोन, फिर कोर्टिको रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH को रिलीज करवाता है, यानी कि एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को, जो कि एड्रिनल ग्लैंड सेक्रीट करता है कोर्टिसोन आगे फर्दर। तो इस तरह से ये होल प्रोसेस चलता है। तो हमारे पास जो 39 रेजिड्यू हार्मोन है ये बेसिकली कोर्टिकोट्रोफिन है जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रहा होता है। तो ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरॉन्स कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड विद बॉडी व्या। अब जो हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और विद बॉडी के साथ कम्युनिकेट करते हैं थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं बेसिकली ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो न्यूरॉन्स को कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं ये सिनेप्टिक क्लिफ्ट जो होती है वहाँ पे रिलीज होते हैं, और जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ये रिलीज करता है और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो है इसको रिसीव करता है। तो इस तरह से ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है न्यूरोट्रांसमीटर का ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है resting membrane is measured at dash while a depolarized membrane is measured as dash। अब जो resting membrane potential होता है वो हमेशा कितना होता है -70 मिलीवॉट होता है, जैसा कि यहाँ पे हम ग्राफ में देख सकते हैं कि जो resting membrane potential है वो -70 है। इसी तरह जो हमारे पास depolarized membrane potential है वो +30 है, जैसा कि यहाँ पे पीक पे आप लोग देख सकते हैं कि जब ग्राफ जो है वो बिल्कुल पीक पे पहुंच रहा है +30 पे, तो यहाँ पे जो है वो न्यूरॉन जो है वो डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज्ड हो चुकी है। तो -70 मिलीवॉट एंड +30 मिलीवॉट जो है ये सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल व्हेन सोडियम चैनल्स ओपन टू लेट सोडियम आयंस इनटू द न्यूरॉन अदर वोल्टेज गेट चैनल ओपन टू अलाउ डैश टू एग्जिट द न्यूरॉन। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में हमसे कहा जा रहा है कि जो ड्यूरिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है कि सोडियम चैनल जो होते हैं वो ओपन होते हैं, तो सोडियम जो है वो अंदर की तरफ मूव करता है न्यूरॉन्स में, जैसा कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सोडियम जो है वो अंदर की तरफ मूव कर रहा है। इसी तरह जो हमारे पास अदर वोल्टेज गेट जो चैनल ओपन होंगे तो वो कौन से न्यूरॉन को अलाउ करेंगे कि कौन से आयन को अलाउ करेंगे कि वो न्यूरॉन से एग्जिट यानी बाहर जाए। तो पोटाशियम आयन जो होता है वो बाहर की तरफ मूव करता है, तो इसलिए जो बी ऑप्शन है ये राइट है। नेक्स्ट है अ ब्रीफ पीरियड आफ्टर द पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स। जब एक नर्व इम्पल्स पास करती है तो जो एक छोटा सा
कम टाइम के लिए जो ब्रीफ पीरियड होता है जिसमें जो मेम्ब्रेन होती है वो या तो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करती या फिर जो है वो लेस सेंसिटिव होती है किसी भी स्टिमुलस से। तो इस ब्रीफ पीरियड को हम क्या कहते हैं? तो इस ब्रीफ पीरियड को हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। इसमें जो है नर्व इम्पल्स वो किसी भी स्टिमुलस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती, सेंसिटिव नहीं होती, तो ये ब्रीफ पीरियड होता है और इसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। Next, two cerebral hemispheres of cerebrum communicate with one another through white matter tract known as। अब दो जो इस स्टेटमेंट हमसे कहा जा रहा है कि जो सेरिब्रम है ब्रेन का मेजर पार्ट, जो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का सेरिब्रम, उसको टू हेमिस्फेयर्स में जो है डिवाइड किया गया है। तो वो जो टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स हैं सेरिब्रम के, वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ थ्रू अ वाइट मैटर ट्रैक। अब उस वाइट मैटर ट्रैक को क्या कहते हैं? तो उस वाइट मैटर ट्रैक को हम कहते हैं कॉर्पस क्लोसम। जैसा कि यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो सेरिब्रम है, ये जो ग्रीन फील्ड एरिया है, ये कॉर्पस क्लोसम है, जो कि दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है। Next question, a chemical compound released by a gland and travel to the target tissue through circulation to show specific response is called। अब यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि वो एक डेफिनेशन बताई जा रही है, बेसिकली ये हार्मोन की डेफिनेशन है कि एक केमिकल कंपाउंड है जो कि रिलीज किया जाता है एक ग्लैंड से और ट्रैवल करता हुआ वो सर्कुलेशन के थ्रू टारगेट टिश्यू तक पहुंचता है और अपना स्पेसिफिक रिस्पॉन्स शो कराता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हार्मोन, जो कि ग्लैंड्स रिलीज करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हार्मोन। हार्मोन से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है? तो पहली जो स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि बाइंड टू अ रिसेप्टर फॉर स्पेसिफिक रिस्पॉन्स इन अ सेल, कि ये जो जब टारगेट टिश्यू पर पहुंचता है तो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स शो कराने के लिए ये सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, यानी कि सेल की सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ बाइंड करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारे पास बी ऑप्शन है उसमें कहा जा रहा है कि रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो हमें पता है कि हार्मोन्स जो होते हैं ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सर्कुलेट करते हैं और फिर अपने टारगेट टिश्यू तक पहुंचते हैं। तो ये भी जो है वो राइट स्टेटमेंट है। इस तरह सी में कहा गया है कि रीचेज द टारगेट टिश्यू, और जब ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये टारगेट टिश्यू तक पहुंच जाते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट हार्मोन से रिलेटेड ट्रू हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज जो है डी ऑप्शन ये राइट है। Next है, a master gland that control other glands of the body by either turning them off or on is called। अब इसमें हमें कहा गया है कि मास्टर ग्लैंड कौन सा है, कौन से ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जो बाकी ग्लैंड्स जो हैं बॉडी के उनको टर्न करता है, ऑन ऑफ करके उनको कंट्रोल करता है। तो हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ब्रेन में, बेसिकली ब्रेन में ये पाया जाता है। तो ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं बिकॉज इस इंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो लोब्स हैं वो डिफरेंट तरह के हार्मोन्स रिलीज करते हैं और ये बाकी बॉडी के जो ग्लैंड्स हैं उनको भी उनको टर्न ऑन ऑफ करके जो है उनको भी कंट्रोल करते हैं। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कनेक्ट द पिट्यूटरी ग्लैंड विद वेंट्रल पोर्शन ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड। अब यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को वेंट्रल पोर्शन ऑफ द ब्रेन के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। तो हम जानते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको वेंट्रल पोर्शन जो है ब्रेन का, उसके साथ हाइपोथैलेमस जो है वो कर रहा होता है कनेक्ट। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को वेंट्रल पोर्शन ऑफ द ब्रेन के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो डी ऑप्शन जो है हाइपोथैलेमस ये राइट है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एंडोक्राइन हार्मोन। इनमें से कौन से ऐसा हार्मोन है जो एंडोक्राइन नहीं है, यानी कि वो एक्सोक्राइन होना चाहिए। तो टेस्टोस्टेरोन, एरिथ्रोपोइटिन और हेपराइडिन जो है ये तीनों ही एंडोक्राइन हार्मोन्स हैं। तो जो हमारे पास सी ऑप्शन है प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसका यहाँ पे आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो हार्मोन्स हैं ये बेसिकली एक्सोक्राइन हार्मोन्स हैं, यानी कि लोकली रिलीज होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू मूव नहीं करते, यानी टारगेट टिश्यू तक जाने के लिए इनको ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये लोकली रिलीज होने वाले हार्मोन्स हैं, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो राइट है बिकॉज इट इज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंस्टिंक्टिव बिहेवियरल सीक्वेंस दैट इज रिलेटिवली इनवेरिएंट विद इन द स्पीशीज इज नाउन एज। अब हमने ऐसा इंस्टिंक्टिव बिहेवियर सीक्वेंस देखना है
जो इनवेरिएंट हो बिटवीन दिस विद इन दिस स्पीशीज। जैसा कि यहाँ पे हम इसकी अगर एग्जांपल लेते हैं कि नेचुरली अकरिंग जो है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। बिकॉज ये जैसा कि अगर हम गीज में बात करते हैं तो क्या होता है कि अगर उनका जो नेस्ट है उसमें से एग बाहर स्लिप होके रोल होके बाहर चला जाए नेस्ट से, तो क्या होता है कि ये जो गूज होते हैं या गीज होते हैं, ये क्या करते हैं कि उनको अपनी बीक के थ्रू रोल करके दोबारा अपनी नेस्ट में ले जाते हैं। इसी तरह अगर एग से रिलेटेड कोई मिलती जुलती कोई ऑब्जेक्ट होगी तो उसको भी जो है वो रिपीटेड दोबारा बार बार रिपीट करके यही फिनोमिना जो है दोहराते रहेंगे कि उसको भी अपनी बीक से जो है वो रोल करके दोबारा अपनी नेस्ट में ले जाएंगे। तो इस तरह से जो ये इनका बिहेवियर होता है इसको हम फिक्स्ड एक्शन पैटर्न कहते हैं कि ये फिक्स्ड हो जाता है, इनको दोबारा बार बार स्टिमुलस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो डी ऑप्शन है ये राइट है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। Next are the phenomena in which initially the amoeba move away from the strong light, but after a while it's resume its normal pattern of movement is known as। अब इसमें हमसे कहा गया है कि एक ऐसा फिनोमेना जिसमें जो अमीबा है वो पहले तो क्या करता है कि स्ट्रॉन्ग लाइट होती है तो उससे मूव करता है अवे, बट जब उसके कुछ देर बाद जो है वो अपनी नॉर्मल जो पैटर्न है मूवमेंट का वो शो करना शुरू कर देता है। पहले जो है वो क्या करता है अवे मूव करता है, लेकिन बाद में वो अपना नॉर्मल पैटर्न जो है मूवमेंट का वो शो करता है। तो इसको हम कहते हैं हैबिचुएशन। ये जो बिहेवियर है इसको हम हैबिचुएशन कहते हैं। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है डैश इज मेथड ऑफ लर्निंग दैट अकर थ्रू रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट फॉर अ पर्टिकुलर बिहेवियर। अब वो कौन सा मेथड है लर्निंग का जिसमें रिवार्ड्स और पनिशमेंट के थ्रू जो है वो पार्टिकुलर बिहेवियर शो कराया जा रहा होता है। जैसा कि ये एग्जांपल है ऑपरेंट कंडीशनिंग की। बिकॉज ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है ये स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंस होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं वॉलंटरी बिहेवियर के साथ। जैसा कि अगर रिवार्ड दिया जा रहा हो तो बिहेवियर इंक्रीज होता है और अगर पनिशमेंट दी जा रही हो तो बिहेवियर डिक्रीज होता है। यहाँ पे हम माउस की एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये जो है पनिशमेंट और रिवार्ड की बेस पे जब भी कोई बिहेवियर लर्न किया जाता है तो वो ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंडर आता है। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइंटिस्ट डिस्क्राइब द वैगल डांस इन हनी बीज। तो हनी बीज जो हैं बेसिकली ये वैगल डांस करती हैं अगर इनको फूड सोर्स मिल जाए तो ये बाकी जो इनके मेंबर्स होते हैं उनको जो है रास्ता बताने के लिए पाथवे बताने के लिए वैगल डांस करती हैं, सर्कुलर मोशन में मूव करती हैं कि कम से कम जो फासला है वो बताया जा सके फूड सोर्स की तरफ। तो ये जो बिहेवियर है वैगल डांस जो है हनी बीज में ये सबसे पहले जो है वो एक साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था जिनका नाम था कार्ल वन फ्रेंच। तो कार्ल वन फ्रेंच जो सी ऑप्शन है ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्रिंटिंग इन चिकन वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय। इम्प्रिंटिंग बेसिकली एक ऐसा पैटर्न होता है बिहेवियर का जिसमें जो न्यू बर्न होता है जैसे चिकन्स और डक्स वगैरह में ऐसा होता है कि जो न्यू बर्न जैसे ही एग से जो चिकन निकलता है न्यू जो होता है ऑफ स्प्रिंग उनका, तो वो क्या करता है जो भी उनको सबसे पहले ऑब्जेक्ट नज़र आती है मूविंग ऑब्जेक्ट वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है, उसको अपना मदर समझ लेता है। तो जैसा कि यहाँ पे डक के जो पीछे इसके छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं तो ये इम्प्रिंटिंग की वजह से जा रहे हैं। ये बिहेवियर जो है ये इम्प्रिंटिंग है, यानी कि जो उनको निकलते हुए जैसे एग से निकले हैं तो जो नज़र आया वो उसको समझ लेते हैं कि वो उनकी मदर है। तो ये जो इम्प्रिंटिंग का बिहेवियर है चिकन में ये फर्स्ट डिस्क्राइब किया था डॉगलस स्पाल्डिंग ने। तो डॉगलस स्पाल्डिंग जो है ये साइंटिस्ट थे। ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है इन ह्यूमन विच वन इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन। ह्यूमंस में वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा नहीं है इनमें से। तो निपल्स इन मैन ये भी वेस्टिजियल समझे जाते हैं, कॉकेक्स बोन भी वेस्टिजियल समझी जाती है और विजडम टीथ भी जो है वो वेस्टिजियल समझे जाते हैं। तो कौन सा जो है वेस्टिजियल नहीं है। तो आई लैशेस जो हैं ये डस्ट वगैरह से और इंटेंस जो लाइट होती है उससे प्रोटेक्ट करती है और इंसेक्ट्स वगैरह से प्रोटेक्ट करती है हमारी आईज को। तो जो आई लैशेस हैं ये वेस्टिजियल नहीं है, इनका बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारी आईज के लिए। आईज की प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आई लैशेस का। तो इसलिए डी ऑप्शन जो है वो राइट है बिकॉज इट इज़ नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट फंक्शंस इज एन एग्जांपल ऑफ। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है इसमें कहा गया है कि सेम स्ट्रक्चर हो
लेकिन एनिमल्स डिफरेंट हों और उन सेम स्ट्रक्चर्स का फंक्शन भी डिफरेंट हो डिफरेंट एनिमल्स में, तो ये किसकी एग्जांपल है? तो बेसिकली ये होमोलॉगी है। बिकॉज होमोलॉगी में क्या होता है कि स्ट्रक्चर तो सिमिलर होते हैं, लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होने की वजह से उन स्ट्रक्चर्स के फंक्शन डिफरेंट होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है, तो इसको हम होमोलॉगी कहते हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा एज अ किंगडम इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ। तो हम जानते हैं यहाँ, जैसे कि यहाँ पे फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं कि प्रोटिस्टा जो है इसमें बहुत सारे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी हैं, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट भी हैं और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी हैं। तो इनकी डिफरेंट वैरायटी पाई जाती है ऑर्गेनिजम्स की प्रोटिस्टा में। तो इस वजह से जो ये इनको कंसीडर किया जाता है पॉलीफाइलेटिक, इनकी लिंकेज लाइनेज है। पॉलीफिलेटिक का मतलब है कि डिफरेंट एंसेस्टर्स हैं इनके, कोई एक एंसेस्टर लाइनेज नहीं है इनकी, तो इसलिए इनको प्रोटिस्टा जो किंगडम है इसको पॉलीफाइली के तौर पे, पॉलीफिलेटिक किंगडम के तौर पे लिया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज मोर एडवांस। तो यहाँ पे जितनी भी पिक्स दी गई हैं ये मैमल्स की हैं, और मैमल्स जो हैं ये सबसे लास्ट पे इवॉल्व हुए थे। तो जो मैमल्स हैं इनको कंसीडर किया जाता है कि ये ज़्यादा मोर एडवांस हैं और ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं अर्थ पे, तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है ग्रेजुअल चेंज इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ड्यू टू एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। अब इन्वायरमेंट में जैसे जैसे चेंज आता चला गया तो ग्रेजुअल यानी कि बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंज आता चला गया जीनोटाइप में भी और फिनोटाइप में भी, क्योंकि इन्वायरमेंट में चेंज आया तो हमारी जो जीनोटाइप है और फिनोटाइप दोनों में ही चेंज आया, यानी जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप में और फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस में भी चेंज आया। तो ये जो ग्रेजुअल चेंज था बेसिकली ये एग्जाम्पल है, ये डेफिनेशन है एवोल्यूशन की। जैसे कि यहाँ पे हम ह्यूमंस की एवोल्यूशन देख सकते हैं कि किस तरह से हुई है आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल चेंज बिकॉज ऑफ ग्रेजुअल चेंज इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ड्यू टू इन्वायरमेंट। तो ये डेफिनेशन है एवोल्यूशन की, तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। कौन सी इनमें से ऑर्गेनेली है जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेली है? तो एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेली जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। बिकॉज पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी, जितने भी केमिकल रिएक्शंस के लिए ज़रूरत होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोवाइड कर रही होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली जो है ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेली है, तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोसोल कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब साइटोसोल जो होता है बेसिकली सोलुबल पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म जो है उसको हम साइटोसोल कहते हैं। तो साइटोसोल जो है सेल के उसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, उसमें कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं? तो न्यूक्लियस जो है वो भी मौजूद होता है, सेकंड मैसेंजर, गोल्गी एपरेटस, ये सारी ऑर्गेनेलीज साइटोसोल में मौजूद होती हैं। जस्ट जो आउटर कवरिंग है सेल की, सेल मेम्ब्रेन, वो साइटोसोल में मौजूद नहीं होती, तो जो ए ऑप्शन है ये राइट है, सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोटीन। कौन सी इनमें से सेल ऑर्गेनेली है जो प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो हम जानते हैं जो बी ऑप्शन है राइबोसोम, वो राइट है। बिकॉज राइबोसोम जो है इसमें जो है क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए जब डीएनए से न्यूक्लियस से निकलकर मैसेंजर आरएनए जब साइटोप्लाज्म में आता है तो साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम ऑर्गेनेली होती है वहाँ पे ट्रांसलेशन होती है इस मैसेंजर आरएनए की प्रोटीन में, और प्रोटीन्स की इस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है और अमीनो एसिड सीक्वेंस से पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसको हम प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन की जो सेंसेस में इन्वॉल्व होती है ऑर्गेनेली वो है बेसिकली राइबोसोम, तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। Next, due to hydrophobic nature of the fatty acids in lipid bilayer of cell, which of the following best describe the position of fatty acids in the membrane? तो अगर हम लिपिड बाइलेयर देखें सेल मेम्ब्रेन की, तो उसमें क्या होता है कि जो फैटी एसिड्स होते हैं उनका हेड और टेल्स होती हैं। तो हेड जो होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है, यानी वाटर अट्रैक्टिंग होती है, जबकि जो टेल्स होती हैं फैटी एसिड्स की लिपिड बाइलेयर में वो हाइड्रोफोबिक होती हैं। तो हाइड्रोफोबिक नेचर होने की वजह से जो बेस्ट पोजीशन है फैटी एसिड्स की मेम्ब्रेन में वो ये है कि जो टेल्स होती हैं वो एक दूसरे को फेस कर रही होती हैं, यानी कि वो बाहर
भी नहीं है, अंदर भी नहीं है, वो एक दूसरे को फेस कर रही हैं, फोस्फोलिपिड बाइलेयर। जैसा कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो टेल्स हैं फैटी एसिड की वो एक दूसरे को फेस कर रही हैं, तो फेसिंग टुवर्ड ईच अदर जो ए ऑप्शन है ये राइट है। नेक्स्ट है लाइक अ पैकेजिंग प्लांट, this organelle put different substance in packets and send them to different sides of the cell। अब यहाँ पे ये कौन सी ऑर्गेनेली का फंक्शन बताया जा रहा है इस स्टेटमेंट में, तो बेसिकली गोल्जी अपरेटस जो है सी ऑप्शन ये राइट है, बिकॉज गोल्जी अपरेटस का काम ये है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स वगैरह भेजता है, कुछ भी कोई भी सब्सटेंस जो है वो भेजता है गोल्जी अपरेटस को, तो गोल्जी अपरेटस का काम ये होता है कि वो पैकेजिंग करता है, सॉर्टिंग करता है और उनको फिर सेल में जहाँ पे डिफरेंट साइड पे भेजना होता है उन प्रोटीन्स को भेजा जाता है, उन सब्सटेंस को भेजा जाता है, तो ये काम बेसिकली गोल्जी अपरेटस का होता है। सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए सीक्वेंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एट लीस्ट 2 डिफरेंट सोर्स इज नाउन एज। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में जो है ये कहा गया है कि डीएनए का फ्रेगमेंट का सीक्वेंस है जो 2 डिफरेंट सोर्स से लिया गया है, तो जब 2 डिफरेंट सोर्स से डीएनए के फ्रेगमेंट्स लिए जाते हैं और उनको आपस में अटैच किया जाता है तो उसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे प्लाज्मिड वेक्टर दिखाया गया और साथ में डीएनए जो इसमें इंसर्ट किया गया, तो इन दोनों के मिलने से जो है वो रिकम्बिनेंट डीएनए हमारे पास वजूद में आया, यानी कि 2 डिफरेंट सोर्सेज से लिए गए डीएनए को जब कनेक्ट किया जाता है तो उसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। Next, which of the following enzyme add methyl group to one of the nucleotide found in restriction endonuclease recognition site, altering its chemical composition। यहाँ पे कौन सा ऐसा एंजाइम है हमने वो चूज करना है, कौन सा ऐसा एंजाइम है जो मिथाइल ग्रुप ऐड करवाता है किसी भी न्यूक्लियोटाइड में जो कि पाई जाती है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज रिकॉग्निशन साइट पर, और फिर उसमें जब मिथाइल ग्रुप जाहिर है जब ऐड होगा तो क्या होगा कि वो अल्टर कर देगा, चेंज कर देगा उसकी केमिकल कंपोजिशन को, उस न्यूक्लियोटाइड की केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर देगा। तो बेसिकली जो मिथाइल ग्रुप है इसकी एडिशन का काम जो है वो कौन करा रहा होता है, मिथाइलेज। जैसा कि यहाँ पे आप लोग डीएनए सीक्वेंस में देख सकते हैं किस तरह से डीएनए मिथाइलेशन हुई है, यानी कि मिथाइल ग्रुप ऐड हुआ है, तो डीएनए मिथाइलेशन का जो काम है ये मिथाइलेज एंजाइम करता है, तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है। Next question है a technique which is used for separation of charged molecules on the basis of size by sorting through a gel meshwork। वो कौन सी टेक्निक है जिसमें चार्ज की बेस पे, यानी कि जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी सेपरेशन की जाती है साइज की बेस पे और उनको सॉर्ट किया जाता है, और ये सब कुछ हो रहा होता है एक जेल मैशवर्क में। तो ये कौन सा प्रोसेस है, इस टेक्निक को कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यहाँ पे अपरेटस दिखाया गया डायग्राम में कि यहाँ पे जो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स दिखाए गए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, और दरमियान में जो है वो जेल मौजूद है, मैशवर्क मौजूद है उसका, और यहाँ पे जो है साइज की बेस पे डिफरेंट चार्ज मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया जाता है, तो इस टेक्निक को बेसिकली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेगमेंट्स एंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल that are fully based pair resulting from cleavage by a restriction enzyme। अब हमने बताना है कि वो जो डीएनए के एंड वाले फ्रेगमेंट्स होते हैं, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फुली बेस्ड पेयर हो। अब यहाँ पे फुली बेस्ड पेयर की बात की जा रही है, तो जो ब्लंट एंड होते हैं वो फुली बेस्ड पेयर होते हैं, और ये क्लीवेज जो होती है ये कौन करवा रहा होता है, इनकी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करवा रहा होता है। जैसा कि यहाँ पे इको आर बी जो है ये एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कट कर रहा है यहाँ पे डीएनए के फ्रेगमेंट्स को, और इनको कट करने से जो हमारे पास रिजल्ट में एंड्स बन रहे हैं डीएनए के, इनको हम ब्लंट एंड्स कहेंगे बिकॉज ये फुली बेस्ड पेयर हैं। इसलिए जो हमारे पास ये ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, ब्लंट डीएनए। नेक्स्ट है वायरल डिजीजेज। अब वायरल डिजीजेज से रिलेटेड कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो पहली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है बिकॉज यहाँ पे लिखा गया है कि आर बीइंग प्रोग्रेसिवली एलिमिनेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। तो वैक्सीन के थ्रू जो वायरल डिजीजेज हैं उनको प्रोग्रेसिवली जो है एलिमिनेट किया जा रहा है वर्ल्ड से, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो वैक्सीन वायरस से रिलेटेड जो है वो ट्रू नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग टुगेदर डीएनए ब्लंट्स और स्टिकी एंड्स। अब स्टिकी एंड्स हों या ब्लंट एंड्स हों, तो डीएनए के जिस तरह के भी एंड्स हों उनको ज्वाइनिंग का काम जो है वो कौन सा एंजाइम करता है,
डीएनए लाइगेज, ये एक ही एंजाइम है डीएनए लाइगेज जो जिनको हम मॉलिक्यूलर ग्लूज भी कहते हैं, बिकॉज इनका काम होता है कि ये जो ब्लंट एंड्स या स्टिकी एंड्स होते हैं, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, जैसा कि जब डीएनए ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है तो उस टाइम जो हमारे पास ओकोसा की फ्रेगमेंट्स बन रहे होते हैं उनको भी अटैच करने का काम किनका होता है, डीएनए लाइगेज का काम होता है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है प्रियॉन्स। अब प्रियॉन्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं कि ये सिंगल स्टैंडर्ड जो प्रोटीन्स होती हैं उनको डबल स्टैंडर्ड प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं और इस तरह से जो है वो डिजीजेस काज करते हैं। और ये एनिमल्स और प्लांट्स, एनिमल्स में और प्लांट्स में दोनों में ही डिजीज काज करते हैं। और प्रियॉन्स जो होते हैं बेसिकली ये प्रोटीन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें डीएनए मौजूद नहीं होता। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है कि बिकॉज दे कंटेन ओनली प्रोटीन बट नॉट डीएनए। बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है दी ट्रांसक्रिप्टोम्स रिप्रेजेंट। जो ट्रांसक्रिप्टोन्स है बेसिकली ये होस्ट जीन एक्सप्रेशन है, यानी कि होस्ट के अंदर जो जीन है उसको एक्सप्रेस किस तरह करता है, ये ए ऑप्शन जो है वो राइट है। हम सेंट्रल डोग्मा में देखते हैं कि डीएनए से जब आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन होती है, फिर आरएनए से जब प्रोटीन्स बनती है तो ट्रांसलेशन होती है। तो जो डीएनए है इसके लिए हम जीनोमिक्स का वर्ड यूज़ करते हैं, और जब ट्रांसलेशन मतलब कि जब ट्रांसक्रिप्शन होती है डीएनए से आरएनए बनता है तो इसको हम ट्रांसक्रिप्टोम कहते हैं, यानी कि आरएनए को हम ट्रांसक्रिप्टोमिक्स कहते हैं। तो ये जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्टोम्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि होस्ट की जो जीन है वो किस तरह से एक्सप्रेशन शो कर रहा है अपना। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है मेनिंजो इंसेफेलाइटिस इज कॉज्ड बाय। बेसिकली ये एक डिजीज़ है ब्रेन से रिलेटेड जो एक काज करता है पैरासाइट जिसका नाम है नाइजेरिया फोलेरी। जो नाइजेरिया फोलेरी है बेसिकली क्या होता है कि ये जो है इंटर हो जाती है स्विमिंग वगैरह या पानी से जब कांटेक्ट होता है तो जो वाटर में इसकी सिस्ट होती है नाइजेरिया की फोलेरी की, वो वाटर से सिस्ट जो है वो नोज़ के थ्रू बॉडी में इंटर हो जाती है, फिर बॉडी से जो है वो पहुंच जाती है ब्रेन में, और जब ब्रेन में जाती है तो वहाँ पे डिजीज़ काज करती है जिसको हम कहते हैं मेनिंजो इंसेफेलाइटिस। तो बेसिकली इसका जो कास्टिक एजेंट है वो है नाइजेरिया फोलेरी। तो ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है दी प्रोटोजोआ इनहिबिटिंग दी ब्लड इंक्लूड। अब जो वो कौन सा प्रोटोजोआ है जो ब्लड में इनहिबिट करता है, इनहेबिट करता है, तो जो हमारे पास ट्राइपैनोसोमा क्रूजी है बेसिकली ये क्या करता है कि पैरासाइट्स के थ्रू जो है ये इंटर हो जाता है, उनके मिड गट में इंटर होता है, फिर मिड गट से जो है वो क्या होता है कि ह्यूमंस में इंटर होता है और वहाँ पे डिजीज़ काज करता है। और ये ह्यूमंस में जब इंटर होता है तो उनके ब्लड सर्कुलेशन में इंटर हो जाता है, तो इस वजह से जो ब्लड में इनहेबिट करने का काम है, ब्लड में रहता है, उसको हम कहते हैं ट्राइपैनोसोमा क्रूजी। तो ये ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है डैश इज द मोस्ट डेडली ऑफ ऑल कैंसर्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ओवरीन कैंसर भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो रही होती हैं, सर्विकल भी होती है, यूट्रीन और वेजिनल भी होती है, लेकिन जो इन्होंने यहाँ पे डेडली कहा है यानी कि सबसे ज़्यादा डेथ जिस वजह से हो रही होती हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, कौन सा ऐसा कैंसर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फीमेल का जिसकी वजह से डेथ ज़्यादा होती है यानी कि डेडली है जो, वो सर्वाइकल कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर जो है वो जो ओपनिंग होती है यूट्रस की सर्विक्स वहाँ पे होती है, तो जैसा कि यहाँ डायग्राम में भी देखा जा रहा है कैंसरस टिश्यू दिखाए गए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से जो है वो फीमेल्स की डेथ हो जाती है। तो ये डेडली कैंसर है, जितनी भी फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कैंसर है उनमें से सबसे ज़्यादा डेडली जो है वो सर्वाइकल कैंसर। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन मैन। अगर हम आदमियों में देखें तो क्योंकि आदमी जो हैं मैन जो हैं वो ज़्यादातर स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग की वजह से जो सबसे ज़्यादा डेथ काजिंग कैंसर है मर्दों में वो है लंग कैंसर।
तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन ऑल ह्यूमंस। अब यहाँ पे किसी मेल या फीमेल की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पे तमाम इंसानों में जो है सबसे ज़्यादा कैंसर जो पाई गई है, रिपोर्ट की गई है, वो कौन सी कैंसर है। तो सबसे ज़्यादा जो कैंसर देखी गई है ह्यूमंस में वो स्किन कैंसर देखी गई है। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है। अब यहाँ पे जो डायग्राम्स हैं ये डिफरेंट कैंसर की टाइप्स हैं, सेल कैंसर कैंसीरियस सेल्स की टाइप्स हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द वायरसेस काज कैंसर रिजल्टिंग फ्रॉम क्रोनिक इन्फेक्शन। कौन सी इनमें से वायरस हैं जो कैंसर पहले तो क्रोनिक इन्फेक्शन काज करते हैं और ऐसे क्रोनिक इन्फेक्शन काज करते हैं कि जिसके रिजल्ट में कैंसर हो जाती है। तो उन वायरसेस में दो आ जाते हैं, एक ह्यूमन पेप्लोमा वायरस है, या जैसा कि यहाँ डायग्राम में ह्यूमन पेप्लोमा वायरस जो है इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे वार्ड्स बनते हैं बॉडी के ऊपर, फिंगर्स पर या वेजिनल पार्ट्स पर। और इसके अलावा जो है हमारे पास हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ये भी बहुत ज़्यादा जो है क्रोनिक इन्फेक्शन करता है जो लंबे अरसे तक चलता है, और ये इन्फेक्शन जो है आखिर में जो है वो अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये कैंसर काज कर देता है। तो बी और सी ऑप्शन दोनों राइट हैं, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है फॉर विच ऑफ दीज कैंसर जीन्स थेरापी इज अप्रूव्ड बाय एफडीए। अब कौन सा इनमें से कैंसर है जिसके लिए एफडीए ने जो है वो जीन थेरापी का जो ट्रीटमेंट है वो अप्रूव की है। तो एक्यूट माइलोइड जो ल्यूकेमिया है ये एक ऐसा कैंसर है जिसके लिए जीन थेरापी का जो प्रोसेस है वो यूज़ किया जाता है। एफडीए ने इसको अप्रूव किया है। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे फीवर होना, रिपीटेड इन्फेक्शंस होना, फटीग होना, पेल स्किन होना, इसी तरह पेन इन दी बोन्स और डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, और बाकी भी बहुत सारे इसके जो हैं सिम्टम्स होते हैं। तो इसके लिए जीन थेरापी की जाती है। तो हमारे पास बी ऑप्शन राइट है, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्डर्स ऑफ एम्फीबियंस एक्सेप्ट। अब हमारे पास इन जो पहले तीनों हैं क्वाडेटा, एपोडा और एनोरा, ये तीनों ही बेसिकली एम्फीबियंस के होते ही तीन ऑर्डर्स हैं जो यहाँ पे पहले तीन ऑप्शन में दिए गए हैं। तो जैसे एनोरा है तो उसमें टॉर्ड्स एंड फ्रॉग्स आ जाते हैं, क्वाडेटा में सेलेमेंडर्स और न्यूट्स वगैरह, और जो हमारे पास एपोडा है या जिम्नोस्पर्मिया भी इसको कहते हैं तो इसमें सिसिलियंस आ जाते हैं। तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है चिरोप्टरा, ये जो है एम्फीबियंस का ऑर्डर नहीं है, ये मैमल्स का ऑर्डर है जिसमें बैट्स वगैरह आ जाती हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है दी थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स इज प्रेजेंटेड बाय। जो थ्योरी थी ऑर्गन्स को यूज़ और डिसयूज़ की, ये थ्योरी बेसिकली जो है लमार्क ने दी थी। जैसा कि यहाँ पे आप ग्राफी की एग्जांपल ले सकते हैं कि ये डायग्राम में दिखाया गया कि किस तरह से जो इलोंगेशन है नेक की और फोर लिम्स की वो ज़राफ़े में किस तरह से हुई थी, और जैसे जैसे जो है एवोल्यूशन होती रही तो जो यूज़ और डिसयूज़ की बेस पे जो नेक थी और फोर लिम्स थी जिराफ में वो इंक्रीज होती रही ताकि वो ब्रांचेस ऑफ ट्री तक पहुंच सकें। तो ये लमार्क ने दी थी, तो सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है जीन रेशो रिमेन इन एन इक्विलिब्रियम इन। जीन रेशो कौन सी सिचुएशन है जिसमें जीन रेशो जो है वो इक्विलिब्रियम में रहती है, चेंज नहीं होती। तो जो हमारे पास रैंडम मेटिंग है इसमें जीन रेशो रिमेन सेम रहती है यानी कि इक्विलिब्रियम में रहती है। अगर नॉन रैंडम मेटिंग होगी तो उसमें जीन रेशो का चेंज होने का ज़्यादा चांसेस होंगे। तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि इक्विलिब्रियम में किस सिचुएशन में रहेगी, तो अगर रैंडम मेटिंग होगी तो फिर हमारे पास इक्विलिब्रियम में ही रहेगी, जीन जो रेशो है वो चेंज नहीं होगी और वो इक्विलिब्रियम में रहेगी। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है चांस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इज हाई इन। अब जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है इसके चांस जो है वो हाई कौन सी पॉपुलेशन में होते हैं। तो जितनी छोटी पॉपुलेशन होती है उतना अगर कोई भी रैंडम चेंज आ जाएगा अगर किसी भी स्मॉल पॉपुलेशन में तो वो ज़्यादा जल्दी चेंज होगी, क्योंकि जैसे बॉटल नेक इफेक्ट है या फाउंडर इफेक्ट है, ये हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर हो तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है। तो हाई चांस जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट का वो स्मॉल पॉपुलेशन में ज़्यादा होता है। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है पेंथीरा उनसिया इज। पेंथीरा उनसिया बेसिकली साइंटिफिक नेम है स्नो लिपर्ड का जो सेंट्रल एशिया में और सेंट्रल एशिया में पाया जाता है। तो जो सी ऑप्शन है ये राइट है, स्नो लिपर्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज्ड टू प्रिवेंट मलेरिया।
अब बहुत सारी जो मेडिसिन्स आती हैं मलेरिया के पेशेंट्स के लिए, उनमें जो है वो क्या होता है, एक एजेंट होता है जो प्रिवेंट करता है मलेरिया को, वो एजेंट है क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन बेसिकली यूज़ किया जाता है फॉर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया, तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है पिग्स एंड डॉग्स आर द सोर्स ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट एक्सेप्ट। तो ये जो ऊपर वाले 2 ऑप्शन हैं और जो नीचे वाला डी ऑप्शन है, ये तीनों ही ऐसे पैरासाइट्स हैं जो डॉग्स और पिग्स के थ्रू जो है सोर्स बनते हैं ह्यूमन के इन्फेक्शन का। यानी कि ये पैरासाइट्स पिग्स और डॉग्स में पाए जाते हैं और बाद में ये जो सोर्स बनते हैं ह्यूमन्स में इन्फेक्शन का। लेकिन जो हमारे पास एस्केरिस लुब्रिकोइड है, ये जस्ट ह्यूमन में होता है, ये पिग्स और डॉग्स के थ्रू जो है ह्यूमंस में को इन्फेक्ट नहीं करता, तो इसलिए सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंजस दैट इन्फेक्ट इंटेस्टाइन इन ह्यूमन इज नाउन एज। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि ह्यूमंस में जो इंटेस्टाइन है उसको इन्फेक्ट करता है कौन सा फंजस। तो यहाँ पे जो डी ए बी सी डी चारों ऑप्शन है, इनमें हमारे पास कोई भी फंजस की एग्जांपल है ही नहीं। कोई ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में फंजस नहीं बताया गया, कोई नेम नहीं बताया गया फंजस का, तो इसलिए ये जो ऑप्शंस थे इनमें कोई ऑप्शन नहीं था फंजस से रिलेटेड। तो ये एमसीक्यूज हम स्किप करते हैं बिकॉज ये रॉन्ग है एमसीक्यूज। नेक्स्ट है मॉस्किटोज आर दी वेक्टर इन दी फॉलोइंग डिसऑर्डर। अब मॉस्किटोज वेक्टर का काम करते हैं कौन सी डिसऑर्डर्स में। तो जो हमारे पास डी ऑप्शन है बेनक्रोफिलिन फिलेरियसिस, ये एक ऐसी डिसऑर्डर है जिसमें जो है क्या होता है कि ये राउंड वर्म की वजह से इन्फेक्शन होता है, जैसे कि लेग जो है बहुत ज़्यादा स्वेलो कर जाती है, lymph नोड्स बहुत ज़्यादा स्वेलो कर जाती हैं। तो ये बेसिकली इनका जो वेक्टर होता है इस डिजीज़ का वो होता है मॉस्किटो। मॉस्किटो जो होते हैं वो वेक्टर के तौर पे एक्ट करते हैं फिलेरियसिस में, तो डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है ब्लैक वाटर फीवर इज अ स्पेशल मैनिफेस्टेशन ऑफ मलेरिया काज्ड बाय। ब्लैक वाटर फीवर जो है ये बेसिकली कास्टिक एजेंट है मलेरिया का, और ये कौन काज करता है। तो ये मलेरिया की जो फॉर्म है वो है फेल्कोपेरम, प्लाज्मोडियम फेल्कोपेरम जो है ये ब्लैक वाटर फीवर काज करता है और ये मलेरिया ही की जो एक टाइप है, तो ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है बी एंड टी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्टेम सेल्स दैट आर फॉर्म्ड इन। अब बी और टी सेल्स जो हैं ये एक स्टेम सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और ये जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो ये बून मैरो में बन रहे होते हैं टी और बी सेल्स। जो बून मैरो होती है वहाँ पे इनकी फॉर्मेशन होती है, तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट डायरेक्ट प्रिकर्सर टू द डेंड्रिटिक सेल इज जो डेंड्रिटिक सेल है इसका प्रिकर्सर जो है वो कौन होता है, यानी इसको डेंड्रिटिक सेल को बनाने वाला कौन होता है। तो मोनोसाइट्स जो होते हैं ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं इनटू डेंड्रिटिक सेल्स, और ये डेंड्रिटिक सेल्स का बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम में इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा अडेप्टिव इम्यूनिटी और नेचुरल इम्यूनिटी दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेंड्रिटिक सेल, और इनके प्रिकर्सर जो होते हैं वो होते हैं मोनोसाइट, तो ये ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है अ लार्ज जीनोमिक रीजन और जीन फैमिली found in most of the vertebrates and play important role in immune system is। तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है ये राइट है, बिकॉज इस स्टेटमेंट में हमसे पूछा गया है कि कौन सी लार्ज जीनोमिक रीजन है और जीन फैमिली है जो बहुत तकरीबन तमाम वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इम्यून सिस्टम में, तो वो हमारे पास मेजर ल्यूकोसाइट एंटीजन है। अब यहाँ पे एंटीजन के वर्ड से हमने कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज ये है बेसिकली एंटीजन तो इसके साथ लिखा हुआ है, बट ये जो मेजर ल्यूकोसाइट एंटीजन है ये बेसिकली एक जीनोमिक रीजन है, क्रोमोसोम नंबर 6 पे पाया जाता है जो इम्यून सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत सारे वर्टिब्रेट्स में ये पाया जाता है, तो सी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन सब टाइप अंडरगो ट्रांससाइटोसिस एंड फाउंड इन क्लोस्ट्रम। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सी इम्यूनोग्लोबिन सब टाइप है इनमें से जो ट्रांससाइटोसिस करती है और क्लोस्ट्रम में पाई जाती है। तो ट्रांससाइटोसिस मतलब वेजिकल की फॉर्म में मूवमेंट करना है, इस सेल में एक जगह से दूसरी जगह जाना, वेजिकल्स की फॉर्म में जाना, जिस तरह के यहाँ पे आप लोग जो जो है हमारे पास डायग्राम में ट्रांससाइटोसिस दिखाई गई है कि किस तरह से जो एंटीबॉडी है इम्यूनोग्लोबिन सब टाइप है IgA,
ये जो है वो वेसिकल्स की फॉर्म में ट्रांससाइटोसिस करके एक सेल की एक साइड से दूसरी साइड जा रही है और ये क्लोस्ट्रम में भी पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन राइट है, IgA। ये ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन सब टाइप है जो ट्रांससाइटोसिस करती है और क्लोस्ट्रम में पाई जाती है, तो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है द स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंटीबॉडी इज ड्यू टू, किसी भी एंटीबॉडी की जो स्पेसिफिसिटी होती है वो बेस कर रही होती है उसके वेरिएबल पोर्शन पे, चाहे हैवी चेन हो या लाइट चेन हो, लेकिन जो उनका वेरिएबल पोर्शन होता है जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया वेरिएबल पोर्शन लाइट और हैवी चेन का वेरिएबल पोर्शन जो है दिखाया गया है, तो इसकी बेस पे जो है वो हर एंटीबॉडी जो है वो स्पेसिफाई की जाती है, वो डिफरेंशिएट की जाती है एक दूसरे से। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है, वेरिएबल पोर्शन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन। नेक्स्ट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस टू क्रिएट टू जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स इज कॉल्ड, हमें पता है कि जो माइटोसिस होती है उससे जो जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में हम देख सकते हैं कि मदर सेल से जब डीएनए डुप्लीकेट किया है, बाद में सेल डिवीजन हुई है और 2 डॉटर सेल्स बने और दोनों ही जो है वो जस्ट लाइक बिल्कुल आइडेंटिकल हैं अपने मदर सेल से। तो ऐसी सेल डिवीजन जिसमें 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं तो इसको हम माइटोसिस कहते हैं, ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, इन विच फेज ऑफ द सेल डिवीजन क्रोमोसोम लाइन अप इन द सेंटर ऑफ द सेल। तो मेटाफेज जो होती है सेल डिवीजन की, इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेंटर में मेटाफेज प्लेट पर लाइन अप कर जाते हैं। तो इस तरह से जैसा कि हम डायग्राम में भी देख सकते हैं, तो जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है मेटाफेज। नेक्स्ट, इन विच फेज ऑफ द सेल डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑकर। तो हमें पता है कैरियोकिनेसिस में बाकी तीनों फेजेस आ जाती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। कैरियोकिनेसिस में आती है जो साइटोकाइनेसिस है, ये राइट ऑप्शन है डी। बिकॉज साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि सेल पूरी तरह से डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाता है। तो साइटोकाइनेसिस का वर्ड भी साइटोप्लाज्म की डिवीजन के लिए यूज किया जा रहा होता है, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, इन विच फेज क्रोमोसोम्स बिगिंस टू कॉन्ट्रैक्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट एंड सेंट्रियोल्स मूव टुवर्ड ऑपोजिट पोल। अब तीनों फिनोमिना जो इस स्टेटमेंट में बताए गए हैं कि क्रोमोसोम बिगिंस टू कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा फिनोमिना बताया गया है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट, और तीसरा कि सेंट्रियोल्स मूव टुवर्ड ऑपोजिट पोल। तो तीनों जो ये फिनोमिनाज हैं ये प्रोफेज में हो रहे होते हैं। न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, क्रोमोसोम कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जो हमारे पास सेंट्रियोल्स होते हैं वो अपने अपने पोल्स की तरफ चले जाते हैं। तो प्रो फेज में ये सब हो रहा होता है, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है विच फेज ऑफ द सेल डिवीजन लास्ट फॉर 10 to 12 आवर्स। तो 10 to 12 आवर्स के लिए जो सेल डिवीजन की फेज लास्ट करती है वो है एस फेज, सिंथेसिस फेज। तो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है मेडिसिन्स मेड फ्रॉम किल्ड बैक्टीरिया एंड डैमेज बैक्टीरियल सेल वॉल्स एंड वायरसेस दैट प्रिवेंट सम डिजीजेस इज कॉल्ड। अब हमारे पास ऐसी मैक्रोब्स से बनने वाली यानी कि किल्ड बैक्टीरिया से या डैमेज बैक्टीरियल सेल वॉल से या वायरसेस से जो मेडिसिन बनाई जाती हैं वो बेसिकली वैक्सीन्स कहलाती हैं। और ये वैक्सीन्स जो हैं बहुत सारी वायरल डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए और उनके लिए यूज़ की जाती हैं। तो बी ऑप्शन जो है वैक्सीन, ये राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप ऑफ वैक्सीन। तो हमारे पास ये सारे ही ऑप्शन जो हैं ये वैक्सीन की ही टाइप्स हैं कि कुछ होल ऑर्गेनिजम्स भी यूज़ किए जाते हैं, लिव्ड भी हो सकते हैं, एटेनुएटेड भी हो सकते हैं, यानी कि वीक फॉर्म भी हो सकती है उस ऑर्गेनिज्म की। इसके अलावा डीएनए जो हमारे पास वैक्सीन डीएनए की फॉर्म में भी ली जा सकती हैं। इसी तरह प्योरीफाइड फॉर्म्स भी होती हैं, जैसा कि डिप्थीरिया के केस में ऐसा होता है। तो हमारे पास यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं बहुत सारी टाइप्स दी हुई हैं वैक्सीन की। इसमें लिव भी हो सकती है, एटेनुएटेड भी हो सकती है, इनएक्टिवेटेड भी हो सकती है, सब यूनिट भी हो सकती है, टक्सोइड और आरएनए बेस्ड भी हो सकती है। तो ऑल ऑफ दीज जो है ये तीनों ऑप्शन राइट हैं, तो हम डी जो है उसको सिलेक्ट करेंगे, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है डैश वैक्सीन कैन नॉट रिटर्न टू विरुलेंट फॉर्म। कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो दोबारा विरुलेंट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती। तो जाहिर है विरुलेंट फॉर्म में वही वैक्सीन रिटर्न नहीं करेगी जो इनएक्टिवेट कर दी गई हो या जो किल्ड कर दी गई हो। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है डैश वैक्सीन आर यूज्ड इफ टॉक्सिन इज मेन कॉज ऑफ डिजीज। अगर कोई टॉक्सिन की वजह से डिजीज हुई है तो उस डिजीज़ के लिए जो वैक्सीन यूज़ की जाती है वो होती है टॉक्सोइड वैक्सीन। बिकॉज इसका मेजर जो इफ़ेक्ट होता है वो ये होता है कि ये इनएक्टिवेट कर देती है टॉक्सिन्स को, और ऐसा टिटेनस की केस में भी किया जाता है, डिप्थेरिया की केस में भी किया जाता है। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है आरएनए फॉर्म वायरस
antigen infected taken up and cell start making viral proteins and the immune system learns which type of this vaccine is. तो जब हम वायरल डीएनए को यूज़ करते हैं वैक्सीन बनाने के लिए और उससे जो है वो हम बहुत सारी वायरल प्रोटीन्स में बनाते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उससे क्या होता है कि जब हम वायरल डीएनए को लेकर वैक्सीन बनाते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको लर्न कर लेता है और उसके अगेंस्ट जो है वो अपना रिस्पॉन्स शो करता है एंटीबॉडीज़ के थ्रू। तो इसको हम ये वैक्सीन बेसिकली जो है वो डीएनए वैक्सीन कहलाती है। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है प्रोटीन दैट कैटलाइज अ केमिकल रिएक्शन इज। अब बेसिकली ए ऑप्शन जो है वो राइट है बिकॉज एंजाइम्स जो होते हैं ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं और ये केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है अ सब्सटेंस दैट स्पीड अप और एक्सेलरेट अ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ इफेक्टेड इज कॉल्ड। अब यहाँ पे सब्सटेंस कहा गया है, बेसिकली ये एंजाइम की ही डेफिनेशन है कि स्पीड अप कर रहा है या एक्सेलरेट बढ़ा रहा है केमिकल रिएक्शन को और खुद इसमें इफेक्ट नहीं हो रहा इस प्रोसेस में, तो इसको हम एंजाइम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने सब्सटेंस का वर्ड यूज़ किया है, एंजाइम का यूज़ नहीं किया, तो हम ऐसी सब्सटेंस के लिए हम जो है डी ऑप्शन यानी कि कैटलिस्ट, बिकॉज एंजाइम भी जो है वो खुद एक कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा होता है, स्पीड अप करने का काम कर रहा होता है। तो डी ऑप्शन जो है हम वो सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट डैश इज साइड ऑन द एंजाइम फॉर बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। एंजाइम के ऊपर कौन सी ऐसी साइड होती है जब जहाँ पे सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है और बाइंड करता है और फिर हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। तो यहाँ पे हम डायग्राम में भी देख सकते हैं एक्टिव साइड जो है यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबस्ट्रेट आकर कनेक्ट हो रहा है, अटैच हो रहा है और फिर हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो एक्टिव साइड जो होती है वहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है डैश इनएक्टिवेट द एंजाइम्स एक्शन by binding to the active site in place of substrate and whose structure it mimics। बेसिकली कम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि जो हमारे पास एंजाइम होता है, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि एंजाइम जो था उसने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करना था, लेकिन इनहिबिटर क्या करता है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करता है कि बिल्कुल वो मिमिक करता है उसकी शेप को, स्ट्रक्चरली वो इस तरह से नज़र आता है जिस तरह से सबस्ट्रेट नज़र आता है। तो एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट की जगह पे इनहिबिटर को अपने साथ बाइंड कर लेता है, क्योंकि इनहिबिटर जो है वो सबस्ट्रेट को मिमिक कर रहा होता है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर के साथ जब बाइंड करता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो बनता नहीं है और ना ही केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज कराया जा सकता है। तो इस तरह के जो एक्टिव साइड पे जो सबस्ट्रेट की जगह पे आकर बाइंड करते हैं इनहिबिटर्स, उनको हम कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है अ स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट ऑन एंजाइम मॉलिक्यूल अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट इज कॉल्ड। अब एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट से हट के जो बाकी साइट है पूरे एंजाइम के ऊपर, उसको हम कौन सी क्या कहते हैं, तो उसको हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। एक्टिव साइट जहाँ पे सबस्ट्रेट आकर बाइंड करता है उसको छोड़ के बाकी जो साइड्स होती हैं एंजाइम की, उनको हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स ग्रो एंड डेवलप इज कॉल्ड। अब ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स की स्टडी, ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ की और डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं। तो बेसिकली जो बायो की एक ब्रांच है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इसमें हम ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है डैश इज रिलेटिवली स्लो प्रोसेस इन मैमल्स। तो मैमल्स में जो सबसे ज़्यादा स्लो प्रोसेस है यानी कि बर्थ से लेकर डेथ तक जो आहिस्ता आहिस्ता से चलता है, स्लो प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है, ग्रेजुअल चेंज आता है बॉडी में उसकी वजह से। तो ये जो बेसिकली प्रोसेस होता है इसको हम एजिंग कहते हैं। तो डी ऑप्शन जो है एजिंग ये राइट है। नेक्स्ट डैश इज आर द मेजर अप्रोचेस टू स्टडी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी करने के लिए जो मेजर अप्रोचेस हैं वो एनाटॉमिकल भी हो सकती हैं, एक्सपेरिमेंटल भी हो सकती हैं और जेनेटिकली भी हो सकती हैं, बिकॉज हम एम्ब्रियोलॉजी को डिफरेंट वेज से जो है वो स्टडी करते हैं। एनाटॉमी को भी स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर को भी, जेनेटिक्स को भी देखते हैं। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो राइट है। नेक्स्ट डैश इज द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि एम्ब्रियो की स्टडी जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें फंडामेंटल प्रोसेसेस सारे ही आ जाएंगे। फर्टिलाइजेशन भी हम फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट होती है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज भी होती है। इसी तरह गैस्ट्रुलेशन यानी कि जर्म लेयर्स का बनना, ऑर्गेनोजेनेसिस ऑर्गन्स का बनना, गैमेटोजेनेसिस गैमीट्स का बनना और मेटामॉर्फोसिस चेंज आना बॉडी में। तो ये सारी ही जो हैं ये फंडामेंटल प्रोसेसेस हैं जो एम्ब्रियोजेनेसिस में स्टडी किए जाते हैं। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो राइट ऑप्शन है।
नेक्स्ट एम्ब्रियोजेनेसिस इन्वॉल्व द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन डैश एंड डैश। अब एम्ब्रियोजेनेसिस हम फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं स्टडी करना, बिकॉज हमने यहाँ पे एम्ब्रियो की स्टडी करनी होती है, तो जहाँ से फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होती है वहीं से एम्ब्रियोजेनेसिस की स्टडी स्टार्ट होती है, और जहाँ डेथ होती है डेथ तक ये जो है हम स्टडी करते हैं। तो इसलिए डी ऑप्शन जो है फर्टिलाइजेशन एंड डेथ ये राइट है। नेक्स्ट है द स्किन और हाइड ऑफ कैटल्स यूज्ड टू प्रोड्यूस यूजफुल सब्सटेंस लाइक। अब फर्नीचर, ग्रामिक्स और बिल्डिंग्स तो स्किन से नहीं बनाई जा सकती कैटल्स की, तो कैटल्स की स्किन से, स्पेशली जैसे काऊ है तो उनकी स्किन से हम जो यूजफुल सब्सटेंस ऑब्टेन करते हैं वो होती है लेदर, जिससे कोट्स वगैरह बैग्स वगैरह भी बनते हैं। तो बी ए ऑप्शन जो है वो लेदर ये राइट है। नेक्स्ट है hooves, horns, bones and hides are animal byproducts that are used to produce insulin, heparin and hepcidin। तो इस ये तीनों चीजें जो है वो hooves, horns या bones से तो नहीं बनती। तो जेलेटिन जो है ये राइट ऑप्शन है, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ स्टॉक हैव द एबिलिटी टू ईट मटेरियल दैट पीपल कैन नॉट ईट एंड कन्वर्ट दूज मटेरियल इनटू एडिबल डैश। तो लाइफ स्टॉक से जो हम लाइफ स्टॉक में ये एबिलिटी होती है कि वो मटेरियल्स खा सकते हैं जो हम नहीं खा सकते, और हमें कन्वर्ट करके देते हैं कुछ एडिबल मटेरियल्स में उन नॉन एडिबल मटेरियल्स को। अब वो कौन से हैं जो हम लाइफ स्टॉक से ऑब्टेन करते हैं? तो वेजिटेबल्स तो हमें लाइफ स्टॉक नहीं बना के देते, बट जो हमारे पास बी ऑप्शन है मिल्क, ये भी हम ऑब्टेन करते हैं, ये भी एडिबल फॉर्म होती है जो हम लाइफ स्टॉक से जो है ऑब्टेन करते हैं। साथ में मीट भी हम लाइफ स्टॉक से जो है वो ऑब्टेन करते हैं। तो हमारे पास डी ऑप्शन जो है बी एंड सी ये राइट है। नेक्स्ट है the blood clot and heart attack prevention medicines extracted as a byproduct from the lungs of the animal is। अब जो हार्ट अटैक जो होता है या फिर ब्लड क्लॉट जो डिजीज़ हैं, तो इनके लिए जो प्रिवेंशन के तौर पे मेडिसिन यूज़ की जाती हैं वो एक्सट्रैक्ट की जाती हैं एनिमल्स के लंग से। तो वो कौन सी बाय प्रोडक्ट होती है? तो हेपरिन जो है ये बेसिकली वो सब्सटेंस है हेपरिन जो एनिमल्स के लंग से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्या करने के लिए? हार्ट अटैक और ब्लड क्लॉट की मेडिसिन बनाने के लिए। तो जो हमारे पास सी ऑप्शन है हेपरिन ये राइट है। नेक्स्ट है द फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ स्टॉक बिजनेस आर द फिजिकल फैक्टर्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री विच इन्वॉल्व। तो एनिमल हस्बेंड्री के लिए अगर जब कोई लाइफ स्टॉक बिजनेस कर रहा है तो उसको एनिमल हस्बेंड्री के कौन से फिजिकल फैक्टर्स को जो है वो उसमें इन्वॉल्व होंगे? तो एग्रोस्टॉली यानी कि ग्रासेस की स्टडी करनी पड़ेगी, उसे जेनेटिक्स वगैरह को भी स्टडी करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन का भी को नज़र में रखना पड़ेगा, और वेटनरी साइंसेज यानी कि डिफरेंट जो एनिमल डिजीज़ होती हैं उनको भी बीच में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सारे फिजिकल फैक्टर्स उसको मद्देनज़र रख के एनिमल हस्बेंड्री के ये जो सारे ही फिजिकल फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए जो लाइफ स्टॉक बिजनेस है वो चलाया जा सकता है। तो डी ऑप्शन जो है ऑल ऑफ अबव ये राइट है। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी द स्टडी ऑफ। तो माइक्रोबायोलॉजी जो है इसमें हम तमाम माइक्रोस्कोपिक एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस की स्टडी करते हैं, तो इसलिए ऑल ऑफ दीज जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कॉन्टेन। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है इसकी पेप्टाइडोग्लाइकन इसमें जो है वो बहुत ही कम होती है, ग्राम पॉजिटिव की निस्बत जो है कम मिकदार में पेप्टाइडोग्लाइकन होती है, जैसा कि डायग्राम में भी हम देख सकते हैं। इसलिए जो ये इसकी सेल वॉल होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वो थिन होती है। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है फंजल सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ। जो फंजाई होती है उसकी सेल वॉल जो होती है वो बेसिकली काइटिन की बनी हुई होती है। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है मशरूम्स आर। तो मशरूम्स बेसिकली फंजाई है, फंजाई की ही टाइप है, तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। लास्ट क्वेश्चन है कि एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एल्गी प्रोड्यूस। तो एल्गी जब फोटोसिंथेसिस करती है तो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है, कार्बोहाइड्रेट भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्रोड्यूस नहीं होती। सी ऑप्शन जो है ये नहीं प्रोड्यूस होता, और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है ऑल ऑफ दिस। तो हम ऑल ऑफ दिस सेलेक्ट इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज सी ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, लेकिन ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट दोनों प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो हम इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को तो सिलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कुछ ऑप्शंस का इशू है यहाँ पे इस एमसीक्यूज में, तो हम इसको स्किप करेंगे। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।